हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे फ्रैक्चर के बारे में। ओके, तो फ्रैक्चर क्या होता है? फ्रैक्चर इज़ अ मेडिकल कंडीशन। फ्रैक्चर क्या है? एक मेडिकल कंडीशन है विच बोन इज़ अ क्रैक्ड और ब्रोकन। जो हमारे बोन्स होते हैं वे कंटिन्यूशन में बने रहते हैं, पर जब इसमें कोई क्रैक्ड या कोई ब्रोकन आ जाता है, कोई टूट जाता है, तो उसे हम फ्रैक्चर कहते हैं। ये रिज़ल्ट ऑफ हाई फोर्स, जब किसी चीज़ से हमें हाई फोर्स, बहुत ज़्यादा फोर्स से हमारे जो बोन्स होते हैं उनको इम्पैक्ट पड़ता है, तो फ्रैक्चर लीड होता है। बोन फ्रैक्चर कैन ऑल्सो अकर एज अ रिजल्ट ऑफ सर्टन मेडिकल कंडीशन। अगर कोई डिसीज्ड भी है तो इस वजह से भी बोन फ्रैक्चर हो सकता है। दैट वीकेंड द बोन, और जो हमारे बोन होते हैं इस वजह से बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं। ओके, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के कितने टाइप्स होते हैं? ओके, स्ट्रेट अक्रॉस फ्रैक्चर, इसका दूसरा नाम है ट्रांसवर्सिव फ्रैक्चर। ज़्यादातर आजकल के कंपटीशन एग्ज़ाम में इस नाम से नहीं पूछता है, ज़्यादातर इस नाम से पूछता है कि स्ट्रेट अक्रॉस फ्रैक्चर होता क्या है। तो ये क्या होता है? जो हमारे बोन्स होते हैं उनके बीचों बीच एक ट्रांसवर्सिव क्रैक आ जाती है, तो उसे हम स्ट्रेट अक्रॉस फ्रैक्चर बोलते हैं। ओके, अब देखते हैं सेकंड, स्लैंटेड अक्रॉस फ्रैक्चर। इसे ऑब्लिक फ्रैक्चर भी कहते हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता ही आता है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे बोन्स होते हैं वो ऑब्लिक कट जाते हैं या ऑब्लिक क्रैक होते हैं, तो इसे स्लैंटेड अक्रॉस फ्रैक्चर बोलते हैं। ओके, अब देखते हैं ओपन फ्रैक्चर, बोन आउट ऑफ द स्किन। जो हमारे बोन्स होते हैं ओपन फ्रैक्चर में क्या होता है, वे हमारे स्किन से बाहर निकल जाते हैं, तो वे बाहर निकल गए तो इसलिए इसे ओपन फ्रैक्चर बोलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह बोन हमारे स्किन से बाहर निकल आए हैं। क्लोज्ड फ्रैक्चर, क्लोज्ड फ्रैक्चर क्या होता है? जो हमारे बोन्स होते हैं वे हमारे स्किन के अंदर ही क्रैक हो जाते हैं या ब्रोक हो जाते हैं, और ये हमारे स्किन से बाहर नहीं निकलते हैं, तो इसलिए इसे हम क्लोज्ड फ्रैक्चर बोलते हैं। अब देखते हैं कंप्लीट फ्रैक्चर क्या होता है। द टू पीसेस ऑफ द बोन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्रैक्चर कम्प्लीटली स्प्रेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो हमारे बोन्स होते हैं वे कम्प्लीटली टू पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, तो इसे हम कंप्लीट फ्रैक्चर बोलते हैं। ये कहीं से एक दूसरे से जॉइंट नहीं रहते हैं और ये बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, तो इसे हम कंप्लीट फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। ओके, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर क्या होता है? ये हमारे जो बोन्स होते हैं इसमें हल्का सा क्रैक आता है, ये पूरा नहीं टूटे रहता है, ये आधा हिस्सा जो रहता है वो जॉइंट रहता है और आधा क्रैक हो जाता है, तो इसे हम इनकम्प्लीट फ्रैक्चर बोलते हैं। अब देख लेते हैं कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर क्या होता है। बोन डिवाइडेड इनटू 3 और मोर सेगमेंट। जो हमारे बोन्स होते हैं वे 2 पार्ट पे तो डिवाइड होते ही हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि वे बहुत ज़्यादा 2 और मोर पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, मोर सेगमेंट में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, ये 1 और इधर और इस साइड भी है, मतलब सब अलग हो जाते हैं, 2 और 3 बहुत ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, तो इसे हम कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। अब देखते हैं डिप्रेस्ड फ्रैक्चर क्या होता है। जो हमारे बोन्स होते हैं वे क्या होते हैं कि कभी कभी जो हमारे स्कल्स होते हैं या हमारे कोई दूसरी हड्डी होती है उसके अंदर धंस जाते हैं, उसके अंदर घुस जाते हैं, तो इसे हम डिप्रेस्ड फ्रैक्चर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कैसे जो हमारे स्कल के बोन है वे अंदर साइड धंस गए हैं, तो इसे हम डिप्रेस्ड फ्रैक्चर बोलेंगे। देखते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है। जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होते हैं वे मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन में मिलते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे बोन के वन साइड होते हैं वे हल्का से बैंड हो जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो किस तरह से वे हल्का से बैंड हो गए हैं और दूसरे साइड फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो इसे हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं। देखते हैं स्पाइरल फ्रैक्चर क्या होता है। तो ये हमारे बोन्स में कोई ट्विस्टिंग आती है, तो इस
वजह से होता है, इसमें जो हमारे बोन्स होते हैं वे जिगजैग शेप में फ्रैक्चर हो जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हल्का सा जिगजैग बना हुआ है, तो इसे हम स्पाइरल फ्रैक्चर बोलते हैं। ओके, अब देखते हैं फ्रैक्चर्स के इंजरी कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, तो सबसे पहला है स्प्रेन। स्प्रेन इंजरी जो होता है वे लिगामेंट इंजरी होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं वे इंजर्ड हो जाते हैं किसी फ्रैक्चर में, तो इसे हम स्प्रेन इंजरी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका मैनेजमेंट देख लेते हैं। तो इसका एक की टर्म्स है याद रखने के लिए, राइस। ओके, तो राइस मीन्स राइस का फुल फॉर्म रेस्ट, आइस, आई मतलब, सी मतलब कंप्रेस ऑफ इलास्टिक बैंडेज, ई इलास्टिक टेंडन्स एलिवेटेड द अफेक्टेड साइड। राइस मतलब जो आर से रेस्ट, पेशेंट को रेस्ट कराना है। आइस उन्हें कोल्ड कंप्रेस देना है। कंप्रेस ऑफ इलास्टिक बैंडेज उन्हें इलास्टिक बैंडेज प्रोवाइड करना है जो अफेक्टेड एरिया है, जो डैमेज हो चुका है उस पार्ट पे। और इलास्टिक टेंडन ऑफ इलेवेटेड, और इलेवेटेड करना है उनके अफेक्टेड साइड को, उनका पेन रिड्यूस करना है। ठीक है, सेकेंड है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? टेंडल और मसल्स इंजरी। जो हमारे टेंडन्स और मसल्स में इंजरी होते हैं उसे हम स्ट्रेन कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारे मसल्स होते हैं वे इंजर्ड होते हैं, तो इसे स्ट्रेन कहते हैं। अब देखते हैं इसका मैनेजमेंट क्या होता है। हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, पेशेंट को हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन प्रोवाइड करना है, और स्प्रेन में हॉट एप्लीकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। ओके, अब देखते हैं रोटाटर कफ इंजरी। जो रोटाटर कफ इंजरी होता है वे शोल्डर इंजरी होते हैं। जो हमारे शोल्डर के मसल्स एंड टेंडन्स को फ्रैक्चर में अफेक्टेड होते हैं, इंजर्ड होते हैं, उसे हम रोटाटर कफ इंजरी बोलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारे मसल्स हैं वे किस तरह से इंजर्ड हो चुके हैं, इसे ही रोटाटर कफ इंजरी बोलते हैं। इसका पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, ड्रॉप आर्म टेस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे पेशेंट होते हैं उन पेशेंट के जो शोल्डर होते हैं उनको 90 एंगल डिग्री पे उठाया जाता है, और उसके बाद पेशेंट को बोला जाता है कि वो स्लोली डाउन करें। अगर वे झटके के साथ नीचे डाउन करते हैं तो इससे पता, और उसको पेन होता है तो उन्हें रोटाटर कफ इंजरी है, और अगर वो स्लोली डाउन करते हैं तो इससे पता चलता है कि उन्हें रोटाटर कफ इंजरी नहीं है। ओके, अब हम किस किस वजह से इंजरी होती है उसका हम कॉजेज़ देखते हैं। तो सबसे पहला है ट्रॉमा। कोई भी ट्रॉमा की वजह से, और ट्विस्टिंग, कहीं पे भी सडनली ट्विस्ट हो जाता है तो इस वजह से भी इंजरी कॉज होता है। डिसीज्ड, कोई डिसीज्ड कंडीशन लाइक ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, इस वजह से जो हमारे बोन्स होते हैं वे फ्रैक्चर हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। कैंसरियस, ये कैंसरियस जो होते हैं, कैंसर सेल्स होते हैं, ये हमारे बोन को डैमेज करते हैं और ये बोन कैंसर लीड करते हैं। मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले भी मैंने इस बारे में सब बताया हुआ है बोन कैंसर क्या होता है। ओके, तो इस वजह से फ्रैक्चर कॉज होता है। अब हम साइनम सिम्टम्स देखते हैं। फ्रैक्चर के क्या क्या साइनम सिम्टम्स हैं, तो इसका की टर्म्स है ब्रोकन। आप ब्रोकन के थ्रू इजीली याद कर सकते हैं। ओके, बी से होता है ब्रूशिंग ऑन साइट। जो हमारे अफेक्टेड एरिया होते हैं वहाँ पे नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाता है, तो इसे ब्रूशिंग ऑन साइट, ब्रूशिंग होने लगता है। ओके, अब रेड्यूस मूवमेंट, जिस पार्ट में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है तो हम कोई भी मूवमेंट करेंगे तो वो उस पार्ट पे बहुत ज़्यादा पेन होगा फ्रैक्चर की वजह से, तो हमारे जो मूवमेंट है वो कम हो जाएंगे, रेड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, ऑड अपीयरेंस, जो पार्ट रहेंगे, जो अफेक्टेड पार्ट रहेंगे, डैमेज पार्ट रहेंगे, उस पार्ट का जो क्या अपीयरेंस है वो डिफरेंट दिखने लगेगा और अदर पार्ट से। क्रैकलिंग साउंड, जो पार्ट फ्रैक्चर है, जहाँ के फ्रैगमेंट्स, फ्रैक्चर है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं, तो वो फ्रैगमेंट जब आपस में टकराएंगे तो क्रैकलिंग साउंड सुनाई देगा।
एडिमा, सिंपल बात है, जो पार्ट मतलब अफेक्टेड है, डैमेज हो चुका है, फ्रैक्चर्ड है, वो उस पार्ट पे एडिमा कॉज तो होगा ही होगा, क्योंकि वो पार्ट स्वेलिंग हो जाएंगे। और नर्व वस्कुलर इम्पेयरमेंट, जो हमारे बोन्स है या बोन्स है फ्रैक्चर्ड है, वहाँ पे के एरिया में जो नर्व मतलब जो हमारे नर्व हैं, और वस्कुलर मतलब ब्लड, तो जो हमारे नर्व और ब्लड का सप्लाई है वो रुक जाएगा, तो वे इम्पेयरमेंट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ओके, और हम नर्व वैस्कुलर इम्पेयरमेंट को कंपार्टमेंट सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसके और 6P साइन होते हैं, देखते हैं आगे। नर्व वस्कुलर इम्पेयरमेंट, इसको हम कंपार्टमेंट सिंड्रोम भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम होते हैं उसके 6P साइन होते हैं, देखते हैं लाइन से क्या होता है। तो सबसे पहले होते हैं फर्स्ट साइन, जो पेन है वे हमारा फर्स्ट साइन है फ्रैक्चर का। ओके, जिस पार्ट पे फ्रैक्चर हो उस पार्ट पे तो पेन होगा ही होगा। पैलर, जो हमारे पार्ट है, अगर वहाँ पे ब्लड सप्लाई सही तरीके से नहीं होगा तो उस पार्ट पे ब्लूइश कलर हो जाएगा। वहाँ के जो पार्ट्स हैं वे उसका कलर डिफरेंट दिखने लगेगा, पैलर दिखने लगेगा। ओके, पैरालाइसिस, जो हमारे जिस पार्ट में नर्व डैमेज हो चुके हैं तो उस पार्ट में पैरालाइसिस होगा, कोई भी सेंसेशन फील नहीं होगा। पैरेस्थेसिया क्या होता है, जो हमारे पार्ट होते हैं वे सुन्न होने से पहले फड़फड़ाने लगते हैं, तो पैरेस्थेसिया कॉज होगा। ओके, और पल्सनेसनेस, मतलब जो हमारे पार्ट है वहाँ पे डैमेज हो चुके हैं फ्रैक्चर की वजह से, तो वहाँ पे क्या एरिया में पल्स फील नहीं होगा। पोइकिलोथर्मिया, जो पोइकिलोथर्मिया होता है वे लेड साइन होते हैं। ये क्या होता है, इनएबिलिटी टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, जो जिस पार्ट अफेक्टेड एरिया है उस पार्ट का जो बॉडी टेम्परेचर है वो डिफरेंट होगा और अदर पार्ट से। ओके, ये है हमारे नर्व वस्कुलर इम्पेयरमेंट या कंपार्टमेंट सिंड्रोम के 6P साइन। ओके, अब देखते हैं इंटरवेंशन। ओके, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला है इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन में क्या करते हैं हम, यह एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। ठीक है, रेफर टू द प्रेशर ऑफ होल्डिंग अ जॉइंट ऑफ बोन, जो हमारे बोन्स होते हैं उनको होल्ड करता है और उनको प्रिवेंट करता है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर टू कन्वर्ट इनटू कंप्लीट फ्रैक्चर। जो हमारे इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होते हैं वे कंप्लीट फ्रैक्चर में कन्वर्ट ना हो जाए, इसलिए यह इमोबिलाइजेशन प्रोसेस किया जाता है। सेकेंड देखते हैं, इफ फ्रैक्चर साइड है ब ब्लीडिंग, मतलब जिस पार्ट पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है उस पार्ट को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रेस करते हैं ताकि उसका जो ब्लीडिंग है वो रुक जाए। ओके, ओपन फ्रैक्चर के लिए क्या करते हैं, इसमें NS डिप्ड स्टेराइल गॉज पीस यूज़ करते हैं, मतलब जो नॉर्मल सलाइन होता है उससे डिप्ड उस पर मतलब उसको लेके और स्टेराइल गॉज पीस को यूज़ करते हैं। और जो पार्ट अफेक्टेड है ओपन फ्रैक्चर में क्या होता है, जो पार्ट बहुत ज़्यादा पूरा डीप कटा होता है या डीप फ्रैक्चर हुआ होता है उस पार्ट के लिए, तो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है किसी भी इन्फेक्शन से, कि अनदर कोई इन्फेक्शन कॉज ना हो, इसलिए। ठीक है, अब देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होते हैं उसमें इमोबिलाइज्ड एंड न्यूट्रलाइज द निक, जो हमारे निक होते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड एरिया होता है उस एरिया को क्या करते हैं, इमोबिलाइज्ड करते हैं और न्यूट्रलाइज्ड करते हैं। और इसमें हम कोई भी मैनिपुलेशन नहीं देना है, कोई भी प्रेस नहीं देना है। मैनिपुलेशन मतलब कोई प्रेस मतलब उस पार्ट को प्रेस नहीं करना है, दबाना नहीं है। ठीक है, तो प्रोवाइड लॉग रोल पोजीशन, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को लॉग रोल पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। लॉग रोल पोजीशन क्या होता है, इसमें हम पेशेंट को किसी ब्लैंकेट से रैप कर देते हैं ताकि वे कोई भी मूवमेंट ना कर सकें। अब देखते हैं रिडक्शन भी एक टाइप का सर्जिकल प्रोसीजर है। इसमें क्या करते हैं, जो हमारे बोन्स होते हैं वे अलग लोकेशन में चले जाते हैं, जब फ्रैक्चर होता है तो डिसलोकेशन हो जाते हैं, तो उसको करेक्ट अलाइनमेंट में लाने के लिए रिडक्शन किया जाता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, ओपन रिडक्शन एंड क्लोज रिडक्शन। जो ओपन रिडक्शन होते हैं उसमें हम असेप्टिक टेक्निक का यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, और क्लोज
रिडक्शन में क्या होता है, इसके भी 3 सब टाइप्स हैं, मैनिपुलेशन, एंगुलेशन और रोटेशन। तो क्या होता है, जो मैनिपुलेशन क्या होता है, इसमें हम प्रेस करते हैं, जो पार्ट है वो उस पार्ट को प्रेस करके देखते हैं। और एंगुलेशन में क्या करते हैं, आगे पीछे को घुमाते हैं। रोटेशन में हल्का सा झटका देके रोटेट करते हैं उस पार्ट को, ताकि जो बोन है डैमेज है वो सही तरीके से हो जाए। ये सब कॉमन फ्रैक्चर में होता है। अब देखते हैं फिक्सिएशन क्या होता है। तो इसमें एक्सटर्नल फिक्सिएशन, जो मतलब जो क्लोज फ्रैक्चर होता है, फॉर एग्जांपल तो उस पार्ट के जो बोन्स होते हैं वो उसके डिस्लोकेशन हो जाते हैं, उसका अलाइनमेंट सही नहीं रहता। तो सही अलाइनमेंट में लाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म यूज़। एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म मतलब कोई बाहर से कोई चीज़, जैसे कि कोई रॉड लगा दिए या स्प्लिंट लगा दिए, जिससे कि वो जो डिसलोकेशन है वो अपने करेक्ट लोकेशन में आए, करेक्ट अलाइनमेंट में आए। इसलिए फिक्सिएशन में ऐसा करते हैं। अब देखते हैं इंटरनल फिक्सिएशन क्या होता है। जो इंटरनल फिक्सिएशन होता है, इसमें जो हम किसी चीज़ का यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल फॉर कोई रॉड या फिर कोई वायर या कोई पिंस, तो वो ना हमारे स्किन के अंदर रहता है लाइफ टाइम पे। पर एक्सटर्नल फिक्सिएशन में क्या होता है कि इसको हम रिमूव आउट कर सकते हैं आफ्टर द अलाइनमेंट सही होने के बाद। ओके, तो इंटरनल फिक्सिएशन में देखते हैं, ये स्किन के इंटरनल ऑफ द स्किन, ये हमारे स्किन के अंदर होता है। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। ओके, और इसमें क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ वायर एंड पिंस, और इसका हम वायर एंड पिंस के थ्रू इसको हम अलाइनमेंट को सही करते हैं। इसमें जो वायर होते हैं उसको हम क्रिस्टनर बोलते हैं, और जो पिंस होती है उसको स्टीमेंस बोलते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो हमारे बोन्स है, देखिए ये बोन फ्रेगमेंट है जो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, ये ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो इसके बीचों बीच हम क्या लगाते हैं, वायर लगाते हैं, और यहाँ पे पिन लगाते हैं। ठीक है, और जब ये पिन को लगाते हैं उसके बाद इसमें पिन से एक और वायर कनेक्ट करते हैं, और इस वायर को हम क्या करते हैं, जो बोन से अलाइनमेंट जो सही नहीं है उसको करेक्ट करते हैं। इस तरह से हम इंटरनल फिक्सिएशन करते हैं। इंटरनल फिक्सिएशन लाइफ टाइम तक रहता है हमारे बोन के अंदर ही, इसको बाहर नहीं रिमूव किया जा सकता। अब देखते हैं कास्टिंग। कास्टिंग क्या होता है, यूज़ ऑफ POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। इसमें जो जिप्सम होते हैं उसको बारीक तोड़ कर पीसते हैं और गर्म पानी में गर्म करते, तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। ठीक है, और जो इसका यूज़ हम किस तरह से करते हैं, किसी पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हम जो हॉट वाटर, वार्म वाटर होता है उससे मिला के कास्टिंग किया जाता है। स्टॉकीनेट रिलेटेड टू, स्टॉकीनेट क्या होता है, जो स्टॉकीनेट होता है वो हमारे किसी भी इरिटेशन को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो जब हम कास्टिंग करते हैं तो यूज़ करते हैं स्टॉकीनेट का। ठीक है, इलास्टिक स्टॉकीनेट या स्टोकिंग यूज। जो इलास्टिक स्टॉकीनेट होता है, इट रिलेटेड टू वेनस स्टेटिस, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन है वो अगर इन कंपेयर्ड मतलब वो रुके हुए हैं तो उनको रेगुलेट करने के लिए हम इलास्टिक स्टॉकीनेट का यूज़ करते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, यहाँ पे जो स्टॉकीनेट है वो डिफरेंट है और इलास्टिक स्टॉकीनेट है वो अलग है। कास्ट नेचर, जो कास्ट के क्या क्या नेचर होते हैं या प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या क्या नेचर होते हैं, तो ये क्या होता है, जो इसके ड्राई होने का जो वो होता है वो इनर टू आउट ड्राई होते हैं। ये इनर से आउट, जो जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कास्टिंग करते हैं तो ये बाहर से ड्राई ना हो कि इनर साइड से ड्राई होते हैं, तो इसलिए इसमें हम डोंट यूज़ ड्रायर, किसी भी ड्रायर का यूज़ नहीं करना है वरना ये ना जल्दी टूट जाएंगे। और फिर व्हील टेक्नीशियन अप्लाई, जो हम कास्टिंग करते हैं तो व्हील टेक्नीशियन से इसको अप्लाई करना है। और फिंगर डोंट यूज़, बिकॉज फिंगर इसलिए नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि फिंगर में प्रोजेक्शन लाइक बन जाता है और जिस वजह से जो प्लास्टर और पेरिस अप्लाई करते हैं तो उसके टूटने का चांसेस ज़्यादा होता है। यूज़ टू पंप और हैंड, हमें क्या यूज़ करना है, पंप और हमारे हैंड यूज़ करना है उसको लगाने के लिए।
जो हम कास्टिंग करते हैं तो उनके अपर एंड और लोअर एंड में 1 या 2 फिंगर का गैप छोड़ना ही है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो ब्लड होते हैं वे कंप्रेस होते हैं। तो टू प्रिवेंट द ब्लड सप्लाई कंप्रेशन, मतलब जो ब्लड सप्लाई कंप्रेस ना हो, इसलिए हमें अपर एंड और लोअर एंड में गैप छोड़ना है 1 या 2 फिंगर, ठीक है। और कूलनेस, पेन, इरिटेशन रिमूव आउट ऑफ द कास्ट, मतलब अगर कूलनेस लगेगा, ठंडी लगेगी उस एरिया पे, और पेन होगा या इरिटेशन होगा किसी भी तरह का, या एलर्जी कोई रिएक्शन भी होता है, तो हमें क्या करना है, तुरंत ही रिमूव आउट ऑफ द कास्ट, मतलब जो कास्टिंग किया हुआ है उसको रिमूव करके दूसरा कास्टिंग करवाना है, ठीक है।